हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृता एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में चलो समझते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, और वो डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ना ये जो डॉक्ट्रिन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को डायरेक्टली ऑथोरिटी मिली है अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 1। 13 क्लॉज 1 क्या बोल रहा है कि जितने भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फोर्स में होने से पहले जो भी पास हुए हैं, वो उन लॉ में अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्ट्रवीन हो रहा है तो वो सारे लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर कर दो। मतलब इन शॉर्ट, जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्ट्रवीन हो गए तो उसे इनवैलिड डिक्लेयर करना चाहिए, ऐसा 13 क्लॉज 1 ने बोला था। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को प्रपाउंड किया था 1955 के केस में, और वो केस था बीकाजी नरेन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955 का केस। और इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट एनी सच लॉ इज नॉट डेड ऑल टुगेदर बट इट इज एक्लिप्स अंडर द शेडो ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि वो कोई भी लॉ को टोटली खत्म नहीं करना है, लेकिन उस लॉ को हमें फंडामेंटल राइट्स के अंडर एक्लिप्स कर देना है। और एक्लिप्स क्यों करना है? ताकि फ्यूचर में मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास होती है और जो पार्ट कॉन्ट्रावेन हो रहा है उस कॉन्ट्रावेंशन को अगर हटा देती है तो हम उस पर्टिकुलर लॉ को इफेक्टिव बना सकते हैं। सो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि कोई भी लॉ को हमें टोटली खत्म नहीं करना है। अब इस पर्टिकुलर केस में इशू क्या था? लेट अस सी दैट इशू। बेसिकली एक एक्ट थी सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1947। तो ये जो एक्ट थी, इस एक्ट ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को ऑथोरिटी दी थी कि वो मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में मोनोपोली कर सकता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में नहीं आया था तब तक ये एक्ट जो थी वो वैलिड थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में आता है तभी ये जो एक्ट थी वो कॉन्ट्रवीन हो रही थी। किस आर्टिकल से कॉन्ट्रवीन हो रही थी? फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी। कैसे? बिकॉज 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी क्या बोल रहा है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, एनी ऑक्यूपेशन, एनी ट्रेड और एनी बिजनेस। मतलब कोई भी पर्सन कोई भी प्रोफेशन में अपना बिजनेस कर सकता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में मोनोपोली रखी है, तो इस मोनोपोली की वजह से बाकी के सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट जो है वो क्लैश हो रहे हैं, तो इसलिए ये इशू था। बट फाइनली क्या होता है कि 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पास हो जाता है, और ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्या कर रहा है? 19 आर्टिकल में क्लॉज 6 को अमेंड करता है, और इस अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई भी बिजनेस में अपने मोनोपोली एस्टैब्लिश कर सकता है। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट था उसने फाइनली क्या बोल दिया कि गवर्नमेंट को हक है कि वो कोई भी बिजनेस को मोनोपोलाइज कर सकता है। तो अभी ये सीपीएन बेरार मोटर व्हीकल एक्ट जो थी, जो पहले क्लैश हो रही थी, तो अभी ये क्लैश नहीं हो रही है बिकॉज अमेंडमेंट ने वो जो एक्लिप्स पार्ट था उसको हटा दिया है। तो अभी सीपीएन बेरार एक्ट वापस में फोर्स में आ सकती है, लेकिन फिर भी उसको चैलेंज किया गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में बोला कि जो सीपीएन बेरार मोटर व्हीकल एक्ट थी वो फंडामेंटल राइट 19 क्लॉज 1 को वायलेट कर रही थी, इसलिए उसको एक्लिप्स करके रखा था। लेकिन जैसे ही फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में वो एक्लिप्स पार्ट को हटा दिया, तो अभी ये वाला जो एक्ट है वो वापस से इफेक्ट में आ जाता है। तो ये एक्ट वैलिड है, ये एक्ट इनवैलिड नहीं है। इज दिस क्लियर? सो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर लॉ को वैलिड बता दिया। अब आगे सवाल ये आता है कि क्या ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अप्लाई होगी? क्योंकि अभी तो हमने जो डिस्कस किया था वो तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात थी। तो ये जो क्वेश्चन था वो कौन से केस में रेज हुआ था? तो एक केस था 1959 का, और उस पर्टिकुलर केस को हम बोलते हैं दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1959 केस। अब इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 13 क्लॉज 2 जो है वो क्या बोल रहा है कि स्टेट को ऐसे कोई लॉ नहीं बनाना है जो कि फंडामेंटल राइट को ब्रीच करे, और इन केस फिर भी अगर ऐसा कोई लॉ बनता है तो ऐसे लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर किया जाएगा।
मतलब 13 क्लॉज 2 जो है वो अलाउ ही नहीं करता आपको लॉ बनाने के लिए जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो। फिर भी अगर आपने बना दिया ऐसा लॉ तो ऐसे लॉ को हम इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब 13 क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाने ही नहीं दे रहा है तो सवाल ही नहीं आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अप्लाई होगी। बिकॉज कोई भी लॉ बनेगा 13 क्लॉज 2 के अंडर तो वो तो स्टार्टिंग से ही इनवैलिड डिक्लेयर्ड होगा। सो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मेड अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 if it is contravening fundamental right then that law is void ab initio। मतलब कि राइट फ्रॉम द इंसेप्शन, राइट फ्रॉम द बिगनिंग ही वो लॉ जो है उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी। क्यों इनवैलिड डिक्लेयर कर दे बिगनिंग से? क्योंकि लॉ बनाना ही नहीं था आपको, फिर भी आपने बना दिया तो स्टार्टिंग से ये जो लॉ है वो इनवैलिड हो रहा है। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। तो इन शॉर्ट हमें क्या समझना है कि दीपचंद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल को अप्लाई नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? बिकॉज ये जो लॉ बना है वो तो शुरू से ही इनवैलिड डिक्लेयर किया जाएगा अगर उन्होंने फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्ट्रावेन किया तो। लेकिन आगे जो है सुप्रीम कोर्ट अपना जो ये डिसीजन है वो थोड़ा सा मॉडिफाई करती है और वो कौन सा केस था? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स का 1974 का केस। अब इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को हम पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन किन के लिए? सिर्फ नॉन सिटीजन्स के लिए, बिकॉज नॉन सिटीजन्स आर नॉट एंजॉइंग फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वैसे भी नॉन सिटीजन्स को तो फंडामेंटल राइट्स मिल ही नहीं रहे तो उनकी ऑफ एक्लिप्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं। सो प्रेजेंटली हमें क्या याद रखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इट इज एप्लीकेबल टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज फॉर सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, बट रिगार्डिंग पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करें तो इट इज ओनली फॉर नॉन सिटीजन्स एंड नॉट फॉर द सिटीजन्स। अभी मैं आपको कुछ दो एग्जाम्पल्स दूंगी जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया है और वो केसेस ही है। पहला एक केस था रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस। अभी इस पर्टिकुलर केस में क्या प्रॉब्लम था कि जो सेक्शन 309 है आईपीसी का उसको चैलेंज किया गया था। एंड व्हाट इज सेक्शन 309? इट इज सेइंग दैट एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज अ क्रिमिनल एक्ट। मतलब अगर आप सुसाइड करने की कोशिश करते हो तो वो एक क्रिमिनल एक्ट है, ऐसा किसमें लिखा है? सेक्शन 309 में। तो अब इस पर्टिकुलर केस में ये बोला कि ये जो सेक्शन है 309 ये तो कॉन्ट्रवीन हो रहा है किससे? तो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, बिकॉज 21 क्या बोल रहा है? राइट टू लाइफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू लाइफ में राइट नॉट टू लिव भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर राइट टू लाइफ में राइट नॉट टू लिव आता है तो फिर 309 जो है वो तो क्लैश हो रहा है। इसलिए इस पर्टिकुलर केस में 309 को एक्लिप्स कर दिया था अंडर आर्टिकल 21। बट लेटर फिर सुप्रीम कोर्ट अपना ही ये डिसीजन को इनवैलिड कर दी है आगे वाले केस में, और वो केस था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 का केस। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई बाय सुसाइड। ठीक है, तो राइट टू लाइफ में आपको राइट टू डाई का अधिकार है ही नहीं। तो इस बेस पे हम क्या बोल सकते हैं? तो अभी तो जो 309 सेक्शन है वो तो वैलिड हो जाता है। सो इसलिए अभी ये एक्लिप्स पार्ट को हटाता है और सेक्शन 309 को वापस से फोर्स में लाते हैं। तो ये पहली एप्लीकेशन थी। और एक केस हम देखेंगे, दैट केस इज केपी मन्नू मलाबार सीमेंट लिमिटेड वर्सेस चेयरमैन ऑफ द स्क्रूटिनी कमिटी 2015 का केस। इन दिस पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी पर्सन मान लो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है या और कोई भी रिलीजन में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम में उसकी जो भी ओरिजिनल कास्ट है ना वो एक्लिप्स हो जाएगी, ताकि फ्यूचर में मान लो वो पर्सन वापस से रिकन्वर्ट होता है अपनी ही खुद के रिलीजन में तो वो जो कास्ट है वो वापस वो इफेक्टिव हो जाएगी। मतलब इन शॉर्ट है कि अभी वो कन्वर्शन कर रहा है कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए तो तब भी उसकी कास्ट है वो एक्लिप्स हो जाएगी। जैसे ही वो वापस अपनी रिलीजन में आ जाता है तो वो कास्ट उसको वापस मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी उस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को यूज किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है वो क्या कर रही है? वो एक बैलेंस मेंटेन कर रही है।
किन के बीच में बैलेंस मेंटेन कर रही है? तो एक तरफ है सैंक्टिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स और दूसरी तरफ क्या है, हम बोल सकते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस। तो जब भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कॉन्ट्रवीन करेगा फंडामेंटल राइट के साथ, तो टेम्पररी पीरियड के लिए ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एक्लिप्स कर देगी। लेकिन जैसे ही कोई अमेंडमेंट के थ्रू अगर हटा देती है ये जो कॉन्ट्रवीन पार्ट, तो फिर हम उस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को इफेक्ट में ला सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।